कालू कौवा किसान के घर के बाहर बड़े पेड़ पर बैठा था और काव काव कर रहा था। किसान की पत्नी तंग आकर अपने पति किसान से कहती है, किसान जी, यह काला कौवा कब से काव काव कर रहा है। मेरे तो कानों में दर्द होने लगी है। जाओ और इस काले कौवे को भगा कर आओ, वरना इसका शोर सुनकर मेरा सिर फट जाएगा। किसान बहुत गुस्से में पेड़ के पास जाता है। वो पेड़ के पास पड़ा पत्थर उठाता है और कालू कौवे के सिर में मारता है। चुप कर जा काले कौवे, तेरी कांव कांव से मेरी पत्नी के सिर में दर्द हो रही है। चल भाग यहाँ से। मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। कुछ नहीं है, अभी मेरी पत्नी ने भोजन नहीं बनाया। चल भाग यहाँ से। कालू कौवा सिर में पत्थर खाकर वहां से दूर एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाता है। जैसे ही कालू वहां से जाता है, किसान के घर के पास बने बड़े पेड़ पर एक कोयल आकर बैठ जाती है और अपनी सुंदर आवाज में कू कू करने लगती है। किसान जी, कोयल की आवाज कितनी सुंदर है। कोयल की मधुर आवाज मेरे दिल को बहुत सुकून पहुंचा रही है। ये कुछ चावल के दाने हैं, जाकर कोयल को दे आइए। किसान अपनी पत्नी से चावल के दाने लेता है और कोयल के सामने रख देता है। कोयल मजे से दाने खाती है और वापस जंगल की तरफ उड़ जाती है। पेड़ की डाल पर बैठा कालू कौवा गौर से ये सब देख रहा था। अच्छा, तो ये सब एक आवाज का कमाल है। मेरी आवाज कितनी बेसुरी है और कोयल की कितनी मधुर। इसलिए किसान की पत्नी ने उसे भोजन दिया और मुझे नहीं दिया। कुछ करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर कालू कौवा कोयल के पीछे उड़ता है और जंगल में उसके पास जाकर कहता है, कोयल, मैंने देखा कि तुम्हें किसान ने चावल के दाने दिए, लेकिन जब मैंने किसान से भोजन मांगा तो उसने पत्थर मारकर मुझे भगा दिया। हाँ कालू, मेरी आवाज़ बहुत मधुर है ना, इसलिए इंसानों को मेरी आवाज़ बहुत पसंद है और वो खुश होकर मुझे भोजन देते हैं। मुझे तुम्हारी आवाज़ चाहिए। मेरी आवाज़ तो बहुत बेसुरी है। कोई भी मेरी आवाज़ सुनना नहीं चाहता, बल्कि मेरी आवाज़ सुनकर तो सब गुस्सा हो जाते हैं और मुझे भगा देते हैं। नहीं नहीं कालू भैया, मेरी आवाज़ मधुर और सुंदर ज़रूर है, लेकिन इसके नुकसान भी बहुत हैं। हर समय शिकारी हमारे पीछे पड़े रहते हैं। वाह, हाँ, सब मुझे नहीं पता। आवाज़ के फ़ायदे हों या नुकसान, मुझे तो भोजन चाहिए। मैं संभाल लूँगा। मुझे अपनी आवाज़ दे दो। लेकिन कालू भैया, मैं आपको अपनी आवाज़ कैसे दे सकती हूँ? एक पक्षी का दूसरे पक्षी को अपनी आवाज़ देना उसके बस में नहीं होता। इसकी चिंता मत करो। हमारे जंगल में बड़े पेड़ों के पास एक साधु जी रहते हैं। चलो उनके पास चलते हैं। फिर कोयल और कालू दोनों साधु के पास पहुंच जाते हैं और कालू सारी बात समझाता है। नहीं नहीं, ऊपर वाले ने जिस पक्षी की जो आवाज रखी है उसके लिए वही आवाज ठीक है। इस तरह आवाज बदलना ठीक नहीं। लेकिन साधु जी, मैं और कोयल दोनों इस बात पर राजी हैं कि हमें अपनी आवाज़ बदलनी है। ठीक है, अगर तुम दोनों की यही मर्जी है तो मैं क्या कर सकता हूँ। साधु अपनी छड़ी घुमाता है, तेज रोशनी फैलती है और फिर गायब हो जाती है। जैसे ही कालू बोलता है, उसके गले से कोयल की आवाज निकलने लगती है। ये तो कमाल हो गया। अब मेरी बेसुरी काव काव की जगह कोयल की मधुर आवाज निकल रही है। अब किसान की पत्नी मुझे भी भोजन दिया करेगी। आज से तो मेरे मजे हैं। अगली सुबह कालू किसान के घर के पास पेड़ पर बैठ जाता है और कोयल की आवाज में गाने लगता है। पति जी, यह लीजिए रोटी का टुकड़ा, कोयल को दे आइए। कितनी सुंदर आवाज है इसकी। किसान रोटी का टुकड़ा लेकर जाता है और कालू कौवे को दे देता है। यह देखकर कालू बहुत खुश होता है। वह मजे से रोटी खाता है और जंगल लौट आता है। कोयल, तुम्हारी आवाज से आज मुझे भोजन मिल गया। वाह, इस आवाज के कितने फायदे हैं। मुफ्त में भोजन मिल जाता है। मुझे भी भोजन खोजने जाना होगा। फिर कोयल किसान के घर के पास जाकर काव काव करने लगती है, लेकिन किसान डंडा उठा लेता है। भाग जा यहाँ से काले कौवे, तेरी वजह से मेरी पत्नी के सिर में दर्द होती है। इस काले कौवे की आवाज़ का तो कोई फ़ायदा नहीं है। लगता है मुझे जंगल में जाकर अपना भोजन खुद ही खोजना होगा।
लेकिन एक फ़ायदा तो है, अब शिकारी मुझ पर नज़र नहीं रखेंगे। उधर कालू उड़ता हुआ जा रहा था कि जंगल में एक शिकारी घूम रहा था। कालू पेड़ की डाल पर बैठकर कोयल की आवाज़ निकालने लगा। इस कोयल की आवाज तो सच में बहुत अच्छी है। तभी शिकारी के कानों में भी कोयल की आवाज़ पड़ती है। लगता है कहीं आसपास कोयल बैठी है। चलो जाकर उसे पकड़ता हूँ। शिकारी दबे पांव आगे बढ़ता है और कालू पर जाल फेंक देता है। वो उसे पकड़कर अपनी बस्ती की तरफ ले जाता है। इंसान, इंसान, मुझे छोड़ दो, मैं एक कौवा हूँ। लेकिन शिकारी नहीं रुकता। शिकारी कालू को अपने घर ले जाता है और आंगन में रख देता है। मैं जाकर भोजन खाता हूँ और फिर तुम्हें बाजार ले जाऊंगा। तुम्हारे अच्छे पैसे मिल जाएंगे। तुम्हारी आवाज भी कितनी सुंदर है। ये सुनकर कालू बहुत डर जाता है। तभी वहाँ कोयल आ जाती है। कोयल, कोयल, मुझे बचाओ, इस शिकारी ने मुझे पकड़ लिया है। इसे लगता है कि मैं कोयल हूँ और मेरी मधुर आवाज की वजह से यह मुझे बाजार में बेचने जा रहा है। प्लीज मुझे बचा लो। कालू, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस आवाज़ के फ़ायदे तो है, लेकिन नुकसान उससे भी ज़्यादा है। देखो, अब तुम्हारी जान पर बन आई है। फिर कोयल अपनी चोंच से जाल पर वार करने लगती है, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। फिर वो अपने पंखों से रस्सी खोलने की कोशिश करती है। आखिर रस्सी खुल जाती है और कालू आज़ाद हो जाता है। बाप रे, भोजन तो फिर भी जंगल से खोजा जा सकता है, लेकिन एक बार जान चली गई तो वापस नहीं आएगी। कोयल, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं चाहिए, मुझे मेरी आवाज वापस चाहिए। चलो जल्दी साधु जी के पास चलते हैं। फिर दोनों वापस साधु जी के पास पहुंचते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि ऊपर वाले ने जिस पक्षी को जो आवाज दी है वही उसके लिए बेहतर है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। तुम दोनों ने अपनी मर्जी से आवाज बदली थी। नहीं नहीं साधु जी, ऐसा मत कहिए। अगर मैं कोयल की आवाज में ही गाता रहा तो एक दिन जान से जाऊंगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज मेरी आवाज वापस कर दीजिए। साधु मान जाता है। वो फिर अपनी छड़ी घुमाता है। तेज रोशनी चमकती है और फिर जैसे ही कालू बोलता है, उसके गले से फिर वही काव काव की आवाज निकलती है। कालू फिर किसान के घर के सामने पेड़ पर बैठ जाता है और कांव कांव करने लगता है। फिर आ गया, भाग यहाँ से। किसान फिर उसके सिर में पत्थर मारता है। किसान, तुम अब मुझे जितना मर्जी मारो, लेकिन अब मैं कोयल से अपनी आवाज नहीं बदलूंगा। ऐसा कहकर कालू हंसने लगता है। प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका धन्यवाद। एक बूढ़ी फाख्ता मदद के लिए पुकार रही थी। काले कौवे बूढ़ी फाख्ता को पत्थर मार रहे थे। अंधी फाख्ता, देखो देखो, अंधी फाख्ता पेड़ पर बैठी है, देखना कहीं नीचे मत गिर जाना। तुम्हें तो ये भी नजर नहीं आ रहा होगा कि हम कहाँ बैठे हैं। दोनों कौवे जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। तभी वहाँ से रानो चिड़िया गुजरती है। कौवे बूढ़ी फाख्ता को पत्थर मार रहे थे। ये देखकर रानो चिड़िया वहाँ आ जाती है। यह तुम दोनों क्या कर रहे हो? माँ जी को पत्थर क्यों मार रहे हो तुम दोनों? माँ जी, क्या तेरी माँ लगती है ये फाख्ता जो तू इसे माँ कह रही है? देखो गौरी, मुझसे तमीज से बात करना। एक तो तुम दोनों जंगल के पक्षियों को इतना परेशान करते हो और ऊपर से तुम दोनों को बात करने की जरा तमीज नहीं है। चलिए माँ जी, आप मेरे साथ चलें। बेटी चिड़िया, भला हो तुम्हारा, लेकिन मुझे तो आँखों से दिखाई ही नहीं देता किस तरफ जाना है, मुझे कुछ नहीं पता। गौरी और कालू, शर्म करो। माँ जी देख भी नहीं सकती और तुम दोनों माँ जी को पत्थर मार रहे थे। ऊपर वाला इसका दंड जरूर देगा तुम्हें। फिर रानो चिड़िया बूढ़ी फाख्ता को अपने साथ ले जाती है। वो बूढ़ी फाख्ता को रास्ता बताती जाती है और बूढ़ी फाख्ता उसके साथ उड़ती जाती है। रानो चिड़िया बूढ़ी फाख्ता को अपने घोंसले पर ले जाती है। रानो चिड़िया के पास ही
पेड़ पर तोते और कबूतर का घोंसला था। रानो बहन, यह कौन है आपके साथ? कबूतर भैया, यह बेचारी बूढ़ी फाख्ता अंधी है। यह आंखों से देख नहीं सकती और वो दुष्ट काले कौवे इस बेचारी को पत्थर मार रहे थे, तो मैं माँ जी को अपने साथ ले आई। वो दोनों तो हैं ही ऐसे। जंगल के पक्षियों को परेशान कर रखा है उन दोनों ने। वह सब कौवों के बारे में ऐसे ही बात कर रहे थे कि कौवे भी वहां आ जाते हैं। देखो देखो, एक पीली रानो चिड़िया और दूसरी अंधी फाख्ता। खूब जोड़ी बनी है तुम दोनों की। गोरी, तुम तो हो ही बदतमीज, लेकिन तुम्हें बेचारी बूढ़ी फाख्ता की उम्र का तो लिहाज करना चाहिए। ओ कबूतर, मुझे भाषण मत दे, अपनी गंदी चोंच बंद रख। गोरी और कालू दोनों ही बहुत बदतमीज थे। वो जंगल के किसी भी पक्षी का लिहाज नहीं करते थे। कोई जवान पक्षी हो या बूढ़ा, वो सबको परेशान करते थे। ऐसे कुछ समय गुजर जाता है। कौवे दिन ब दिन और बदतमीज होते जा रहे थे। एक दिन वो पहाड़ियों की तरफ आ जाते हैं। वहाँ चील का घोंसला पड़ा था। उस घोंसले में चील का अंडा भी था। दोनों कौवे उस घोंसले के पास जाते हैं और चील का अंडा उठाकर नीचे फेंक देते हैं। चील का अंडा टूट जाता है। कालू, हमारा घोंसला कितना पुराना हो गया था। देखो, चील का घोंसला तो कितना बड़ा और मजबूत भी है। चलो, हम ये घोंसला ले जाते हैं। दोनों ऐसे ही बात कर ही रहे थे कि वहाँ चील आ जाती है। मैंने पक्षियों का मांस जरूर खाया, लेकिन मैंने कभी किसी का अंडा नहीं तोड़ा। तुम दोनों ने बहुत बुरा किया। तुम दोनों ने मेरा अंडा तोड़ दिया। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। चील जैसे ही आगे बढ़ती है, दोनों कौवे वहां से भागते हैं। वो बहुत तेज भागते हैं, लेकिन चील भी उनका पीछा नहीं छोड़ती। दोनों कौवे एक बड़े पेड़ की खोखर में जाकर छिप जाते हैं। तुम दोनों आज तो मुझसे बच गए, लेकिन कभी तो मेरे पास आ ही जाओगे। तब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। चील वहां से चली जाती है। कालू चील हमारी दुश्मन बन गई है। अब वह हमें नहीं छोड़ेगी। अब हम अपने दोस्तों के पास ही रहा करेंगे, ताकि चील अगर आ भी जाए तो वह सब हमारी मदद करे। काले कौवे उस दिन के बाद से बहुत डर गए थे। वो ज्यादातर अपने घोंसले में रहते थे। सब पक्षी उन्हें देखकर बहुत हैरान थे। गोरी बहन, आजकल बड़ी सुधर गई हैं आप। सब ठीक तो है? हाँ हाँ रानो बहन, हमने सोच लिया है कि आज से हम सब मिलकर रहेंगे। आखिर तुम सब हमारे दोस्त हो। जब हम पर कोई मुश्किल आएगी तो तुम दोनों हमारी मदद तो करोगे ना? तुम दोनों ने जो कुछ हमारे साथ किया है, अगर तुम दोनों पर मुश्किल समय आएगा तो मुझे नहीं लगता कोई भी पक्षी तुम दोनों की मदद करेगा। ये सुनकर दोनों और डर जाते हैं। गोरी, मुझे भी यही लगता है कि पक्षी मुश्किल समय में हमारी मदद नहीं करेंगे। आज नहीं तो कल चील तो हमें पकड़ ही लेगी। लगता है जिंदगी के कुछ ही दिन रह गए हैं। एक दिन सब पक्षी अपना अपना भोजन खोजने गए हुए थे। बूढ़ी फाख्ता घोंसले में बैठी थी कि वहाँ चील आ जाती है। दोनों कौवे डरकर बूढ़ी फाख्ता के पीछे छिप जाते हैं। यह चील की आवाज़ कहाँ से आ रही है? क्या कोई है मेरे पास? कोई बताएगा क्या हो रहा है? माँ जी, चील आ गई है। वो हमें खाने आई है। हमने उसका घोंसला तोड़ दिया था। वो हमें नहीं छोड़ेगी। हमें बचा लो माँ जी। बूढ़ी फाख्ता कौवों के आगे खड़ी हो जाती है और ऊंची आवाज में कहती है, गोरी, कालू, मेरी बंदूक कहाँ है? मेरी बंदूक लाओ। ये सुनकर चील डर जाती है और उसे लगता है कि सच में बूढ़ी फाख्ता के पास कोई बंदूक है और वो वहाँ से भाग जाती है। अरे वाह माँ जी, आप तो बड़ी सयानी हैं। और बंदूक आपके पास कहाँ से आई? ये शब्द तो मैंने इंसानों से सुना था। सुना है इंसान पक्षियों का शिकार करने के लिए बंदूक ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने चील को बंदूक से डराया। मेरे पास कोई बंदूक नहीं है। माँ जी, हमने उस दिन आप पर पत्थर मारे, लेकिन आपने आज फिर भी हमारी जान बचाई।
आज हमें समझ आ गई कि हमने उस दिन आपके साथ कितना गलत किया था। माँ जी, हमें माफ कर दें। आप तो हमारी माँ की जगह हैं। बाकी सब पक्षी भी अपना अपना भोजन लेकर वापस आ जाते हैं। जब वो गोरी और कालू को बूरी फाख्ता के पास बैठा देखते हैं तो बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर बूरी फाख्ता सबको सारी बात बताती है और वो सब हंसने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, हमें सबको मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि एकता में ही शक्ति है।